बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ जितना टैक्स चोरी किया जाता है, ऐसी मिसालें दुनिया में कम ही मिलती होंगी। अगर आप बड़े से बड़े सनतकार सरमायाकार को देखें तो वो भी टैक्स बचाने के चक्कर में होता है, और छोटे ताजर की बात करें तो वो भी नहीं चाहता कि उससे टैक्स लिया जाए। असासे छुपाए जाते हैं, आमदन छुपाई जाती है, और उसके बाद जो टैक्स इकट्ठा करने वाला इदारा है FBI, उसके अंदर भी इस किस्म के लोग बैठे हैं जिन्हें शायद अपनी ज़ात से गर्ज़ होता है, मुल्की मुफाद से उन्हें कोई गर्ज़ नहीं होती। और ये हमेशा से सवाल उठता है कि अमीर तबकात पर टैक्स लगना चाहिए, गरीब आदमी को टैक्स से इस्तिस्ना मिलना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा पैसा कमाने वाला है वो टैक्स अदा करे और गुर्बत को मिटाने के लिए पाकिस्तान में हुकूमत के पास पैसे हों। लेकिन हर बार हर हुकूमत ये दावा तो करती है कि वो उन जगहों पर टैक्स लगाएगी और टैक्स बढ़ाएगी जहाँ बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं कहीं होता है। इस हुकूमत ने भी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यह फैसला किया कि एक सुपर टैक्स लगाया जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, सीमेंट इंडस्ट्री पर, स्टील पर, शुगर पर, सिगरेट पर, बैंकिंग सेक्टर पर। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा जो ही इस टैक्स के नफाज का ऐलान हुआ, स्टॉक मार्केट सुपर क्रैश कर गई। गोया मुल्क के अंदर आवाज़ें उठी कि इस टैक्स के नफाज के बाद अब महंगाई का भी तूफ़ान आएगा, कारोबार नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो फिर मुल्की मैशत को संभाला कैसे जा सकता है। अगर अमीरों से भी टैक्स नहीं लेना, अगर बड़े बड़े सनतकारों से भी टैक्स नहीं लेना या टैक्स में इजाफा नहीं करना, और अगर हमें बैरून मुल्क से भी कर्जे नहीं मिलने, तो फिर पाकिस्तान की मैशत कैसे आगे बढ़ेगी। साथ ही ऐलान किया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि अगर IMF की तरफ से कोई नई शर्त ना आई तो उम्मीद है कि उनके साथ मुआहदा हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या IMF की तरफ से दीगर कोई नई शराइत सामने आती हैं या नहीं आती, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और साथ साथ ये देखेंगे कि सुपर टैक्स के नफाज के बाद क्या वाकई मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को अब ख़तरात लाक हो गए हैं, इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, या ये जो टैक्स लगा है ये बोझ आम आदमी पर मुंतकिल हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने का। उनके साथ साथ मुमताज़ माहिर मईशत और बिजनेसमैन जनाब अकील करीम रेड्डी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और कुछ ही देर बाद सुनील मंच साहब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बड़ा नाम पाक व्हील्स के CEO हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाह हसन सिद्दीकी साहब, आप भी अक्सर कहा करते हैं कि हम उन तबकात के ऊपर टैक्स नहीं लगाते या टैक्स की रेशो नहीं बढ़ाते जो इस मुल्क के अंदर से पैसे कमाते हैं, बड़ी वाफर मिकदार में पैसा कमाते हैं। क्या आप समझते हैं कि सुपर टैक्स लगाया जाना चाहिए और ये मैशत की बहाली की तरफ एक अच्छा कदम है, या इससे सनत को नुकसान पहुँचेगा, आम आदमी की मुश्किलात बढ़ेंगी और सनतकार ये टैक्स अपने ऊपर लगने की बजाय आगे मुंतकिल कर देगा? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो टैक्स लगाया है ये एक इस्तरारी कैफियत में उठाया गया है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि IMF से हमें $1 अरब की किस्त मिल जाए, ताकि उसके साथ जो है वो कर्जे दूसरे ममालिक से लेने की राह हमवार हो जाए, रिजर्व हमारे बढ़ जाएँ आर्जी तौर पर, और बहरानी कैफियत ख़त्म हो जाए, और ये जो दिवालियापन की बातें लोग कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, वो उनके मुंह बंद हो जाएं, और फ़िलहाल जो है वो मईशत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन चल निकले, और रुपए की कदर में आर्जी तौर पर ही सही कुछ बेहतरी आ जाए। पहला तो इसमें आपने जो बातें की हैं उसमें कई नुकात सामने आ रहे हैं। देखिए, जब दो फरीक मुज़ाकरात करते हैं और 2 महीने से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि IMF हमसे चाहता क्या है? अगर उनकी शराइत आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वज़ीर साहब ने ये क्यों फरमाया कि अगर कोई नई शर्त सामने नहीं आई, वो तो अपनी शराइत बता चुके हैं, नंबर 1। ये तो हो गया इसका। लेकिन बुनियादी चीज़ इसमें 2 पहलू होंगे जिस पर आपको बाद में आज ही दूसरे हिस्से में बात करनी पड़ेगी। पहले तौर पर ये बता दूं कि जो इस पर स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कुछ हुआ है वो शायद 1-2 रोज़ में कुछ ना कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ा मसला आगे चल के मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ बात यह कि जो मईशत में तबाही, जो महंगाई, बर्बादी आ रही है, वो दूसरे इक़दामात की वजह से है। इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये कि एतमाद का एक संगीन बहरान पैदा हो रहा है, और किसी न किसी हद तक महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जो महंगाई दूसरे इक़दामात से बढ़ रही है हुकूमत के, वो इसका अशर शीर भी नहीं होगी। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि मैं आपको सिर्फ अगर ये बता दूं कि मुस्लिम लीग के नून का मंशूर क्या कहता है। वो ये कहते हैं कि हमें इस बात का एहसास है कि जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान की मईशत, बीमार मईशत ठीक नहीं हो सकती।
और जब हम ये टैक्स लगाएंगे तो ताकतवर तबके इसकी मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमट के दिखाएंगे। ये जो टैक्स लगाया है ये उसका मुतबादिल नहीं है। अभी जैसे आपने पहले जुमले में कहा, हमारे कोई 5,000 अरब रुपया सालाना जो है वो टैक्स की चोरी हो रही है, इनकम टैक्स की, और इसको आप पूरा कर रहे हैं जीएसटी, पेट्रोलियम लेवी, बजट खसारा, कर्जों से और असासे बेच के। ये जो थोड़ी बहुत रकम आएगी इससे सिर्फ और सिर्फ जो है IMF की किस्त मिलेगी और एतमाद का बुरान इसलिए पैदा होगा कि एक ये लोग ये कहेंगे कि जो चोरी के असासे हैं उन पर आप टैक्स लगाने, उस पर उनसे वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। पैसा जो मुल्क के अंदर है और जो कानून मौजूद है वो कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या बुरान हल हो जाएगा? नहीं। क्या मुस्तकिल तौर पर क्या सितंबर के बाद हम दोबारा IMF के पास जाएंगे? जवाब है हाँ। सवाल ये है इससे हासिल क्या हो रहा है। पहला नुक्ता जो है, मैं अब भी कह रहा हूं कि जब तक ये बात तय्युन नहीं करेंगे कि ये माशी बुरान जो आज 28 फरवरी के बाद बढ़ा और जो 2019 से शुरू हुआ था कुछ पुरस्कार मिस्टीरियस फैसलों के नतीजे में, और वो मिस्टीरियस फैसले दोनों हुकूमतों ने किए हैं, वो अगर आप इसका एहतसाब नहीं करेंगे तो तारीख करेगी। मैं अब भी कह रहा हूं कि ये जो मिस्टीरियस फैसले किए गए हैं किसके मुकाबले मिस्टीरियस फैसले कौन कौन से थे? देखिए मोहतरम, मैं एक लाइन में पहले आपको बताना शुरू कर दूं तो आ जाएगी। पहली दिन 2019 में जब IMF से मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे हमारे इमरान खान साहब के दौर में, अचानक चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने जो अपनी मुज़ाकराती टीम दोनों बदल दिए और दोनों वो आदमी सेलेक्ट किए जो चंद दिन पहले तक पाकिस्तान में तशरीफ ही नहीं रखते थे। एक साहब IMF की मुलाजमत में थे, दूसरे IMF की मुलाजमत में रह चुके थे, माजी में 2 हुकूमतों में वजीर रह चुके थे, और उनकी शोहरत ये थी कि IMF से ऐसा मुआहदा करते हैं जिसके नतीजे में मईशत तबाह हो जाती है। तो ये उन्होंने तब्दीली क्यों की, कोई मुझे बता तो दे। और दूसरा ये है कि तीसरा जो मेंबर था वो था सेक्रेटरी फाइनेंस, उसको इन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि आप बात मत करें, वो बाहर आ गया कि फिर आप ही फैसला कर लें। तो इन दोनों ने फैसला किया, तबाहकुन फैसला था। उससे क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये मुश्किलात का शिकार हो गया। दूसरा जो ये मिस्टीरियस था, उनको बताना पड़ेगा किसका हुक्म था, किसके कहने पे ये कहाँ से नाम सामने आया था कि मिस्र से एक आदमी को बुला लें। तो ये मिस्ट्री है, मैं अब भी अर्ज कर रहा हूँ, और यहीं से तबाही बर्बादी की बुनियाद पड़ी। दूसरा जो तबाहकुन फैसला था वो मार्च से जून 2020 तक, जब आपने स्टेट बैंक ने वफाक के मशवरे से दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट रेट गिरा के सस्ती शरह पर कर्जे दे के बेतहाशा तिजारती खसारा बढ़ाया। जब हालात काबू से बाहर हो गए, IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, तो अचानक उनको इलेक्शन में खड़ा करके हफीज शेख साहब को उनको हरा दिया गया, जो हैरानकुन है। मगर उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि शौकत तरीन साहब को लाया गया, जो इससे पहले फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें कर चुके थे जिनको गलत बयानी कहा गया था, जिसको उन्होंने गलती मान ली थी। लेकिन मैं जो बात करूंगा कि उनके आने के बाद से जो पाकिस्तान की मईशत में तबाही आई, तिजारती खसारे में और जारी हिसाबात के खसारे में, वो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मेरी नहीं है। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 10 महीने में पिछले साल की इसी मुद्दत से $13.5 अरब बढ़ गया। यानी कितना रहा, $13.8 अरब, जबकि इससे पहले इसी मुद्दत में 0.5 यानी आधा अरब डॉलर था। तो ये जो ड्रामा रचाया गया इनको लाने के बाद से, ये किसके मुफाद के लिए था, किसने इनको किया था और इनको क्यों लाया गया, और इन्होंने फिर क्या इक़दाम उठाए, ये दूसरा था। तीसरा वही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने जब मुआहदा तोड़ा, जबकि तहरीरी मुआहदा हो चुका था और IMF ने आपकी सब बातें तय थी, वो चंद दिनों में $900 मिलियन देने वाले थे। उसके बाद चीन ने भी हमें पैसा देना था, सऊदी अरब ने भी देना था। अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते तो हमारा उनसे किस्त मिल जाती, हमारा डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आज 175 पर होता, 212 पर नहीं होता। तो ये संगीन बहरान उनकी इस फैसले से था, जो मिस्टीरियस तीसरा फैसला है। और आखिरी बहुत चौथा, वो भी इतना ही संगीन है। हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट दे दिया IMF को कि जनाब ये आप हमारी जो स्टेट बैंक है उसमें जो हम उसको खुद मुख्तारी दे रहे हैं, उसका ड्राफ्ट एग्रीमेंट, उसकी कुछ जो दफात थी वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम थी। आया उन्होंने खुद दिया था या पार्लियामेंट से, वो काबीना से मशरूर कराया था मंजूर। ये बहुत संगीन बात थी, लेकिन शौकत तरीन ने यह कहा कि इस मामले को छोड़ें, आगे बढ़ें। अरे भाई, आइन से मुतसादिम चीज़ बाहर चली गई, फिर आपने वही चीज़ मंजूर कर रही अल्फाज से खेल के। तो अगर IMF आज खुद मुख्तार इतना नहीं होता तो वो रिजर्व बढ़ने को गिरने से और रुपए की कदर को गिरने से रोक सकता था, उसने ताउन किया। तो ये 4 चीज़ें इतनी संगीन थी जिसको मैं पुरस्कार कह रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और गलतियां भी थी कुछ। मैं डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ कि रेड्डी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
गालबन उनसे रब्ता नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, क्या ये टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील जो इंडस्ट्री है उस पर सुपर टैक्स लगने से अब कीमतें बढ़ेंगी या इंडस्ट्री मुतासर होगी? देखिए, बात ये थी कि इस साल हमारी ग्रोथ रेट 4-4.25 के करीब रहनी थी, आधा % कम हो जाएगा। ये देखिए ना, ये तो ऐसे ऐसे झटके ये लोग संभाल लेते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कंसेशन इस हुकूमत ने खुद दिए हैं, बेतहाशा दिए हैं। लेकिन अब आलमी मंडी में कुछ तेल की कीमतें कम हो रही हैं, शायद 30 जून को जो पेट्रोल के नर्ख शायद ना बढ़ाने पड़े, तो ये झटका वो संभाल लेंगे। बैंक का मुनाफा जो है वो 24% उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये मुनाफा बेतहाशा है। कारों की जब आप बात करते हैं तो उनसे ये कहा जाए कि जनाब, आपने जो मायदा किया था वो ये किया था कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पार्ट्स बढ़ाएंगे, इंपोर्टेड कम करेंगे, वो तो उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इन्हीं चीज़ों से पड़ेगा कि इस हुकूमत के दौर में जो $30 कम हुआ है 2 महीने 10 दिन में, ये बड़ा मिस्टीरियस बात है। $30 $75 अरब की जो मुल्क इंपोर्ट कर रहा है, अगर आप 2 महीने 10 दिन में $30 गिरा दें और गिरने दें और उसको रोकने की कोशिश ना करें, ये तो फिर ये इसके असरात होंगे। जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने $84.02 बढ़ा दी हैं, उसके असरात होंगे। फिर सवाल ये है, डॉलर की कीमत क्यों जो है वो बढ़ने दी गई और रुपए की कदर गिरने दी गई? डॉक्टर साहब, एक मोहतरम बात यह है कि डॉलर की कदर, रुपए की कदर जब गिरती है तो बहुत से इंपोर्टर्स को फ़ायदा होता है बेतहाशा, हुकूमत को फ़ायदा होता है, इसलिए कि उनको कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स मिलता है। और तीसरी बात ये थी कि जिन्होंने चोरी का पैसा डॉलर में रखा है उनका फ़ायदा होता है, जिसको इमरान खान साहब ने एमनेस्टी दी थी कि लूटी हुई दौलत बाहर ही रखें, यहाँ मत लाएं, डॉलर में ही रखें। उन सब का फ़ायदा हो रहा है, बरामद कुनंदगान का भी फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ नुकसान होता है मुल्क की मईशत का और आवाम का। लेकिन ये एक खेल है जो पाकिस्तान में चल रहा है। अब आप ये देखिए ना कि ₹3.30 से हमने शुरू किया था। अगर मैं आपसे ये बता दूं कि मई में ₹152 का डॉलर था, मई 2011 में। अब 2012 में तो ₹60 दुनिया में, खुदा के गजब से डरें, ₹60 आपने गिरा दिया मई 2011 से अब तक। कितने लोगों ने बेतहाशा, और सट्टेबाजी भी हो रही है आजकल, मुझे भी पता है, सरमाए का फरार भी हो रहा है, लोग खुश हैं। तो ये खेल जो इस तरह हो रहा है, तो इसको कोई देखने वाला नहीं है कि सट्टेबाजी रोकी जाए। ये क्यों गिराया गया, क्यों स्टेट, मैं आपसे बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि मैं 4 मिसालें ऐसे पेश कर सकता हूँ कि माजी में स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने, अगर वो चाहते, खुद अगर ये हुकूमत चाहती, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये रिजर्व बढ़ा के रुपए के गिरने से जो है वो रुपए रोक सकते थे। क्यों? आपने अगर 3% दुनिया में इंटरेस्ट है, आप 2 महीने के लिए 13% ऑफर कर दें लोगों को, यानी फॉरेन बैंक्स को ऑफर कर दें, या 2 महीने के लिए मुझे पैसा दे दो, मैं आपको 13% देता हूँ। आपके 4000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े हैं मुल्की करेंसी में, इसके गिरने से, महंगाई के अलावा। तो ये माजी में मुतअद्दिद बार हो चुका है। इमरान खान ने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के डांटा कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, तो रुपया बेहतर हो गया। डार साहब ने बुला के डांटा तो बेहतर हो गया। इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है जो मैंने बताया कि दोनों हुकूमतों ने की मिस्टीरियस फैसले। इमरान खान के 4 बड़े मिस्टीरियस थे, इनके शायद 2 ही थे, लेकिन ये है मिस्टीरियस। डॉक्टर साहब जी ठीक है, डॉक्टर साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद हमें ज्वाइन किया है PakWheels.com के चेयरमैन जनाब सुनील माइन साहब ने भी। सुनील माइन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। माइन साहब ये बताइएगा कि इस टैक्स लगने के बाद, सुपर टैक्स के बाद, कितनी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया रसूला साहब आपके बुलाने का। अगर देखा जाए डायरेक्टली, मुझे तो कोई रीजन ही नजर आती कि गाड़ी महंगी होगी, बिकॉज जो सुपर टैक्स मुझे अभी तक समझ आया है वो तमाम जिन भी सनतों पे लगा है वो उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगा है, ना कि उनकी प्रोडक्शन पे या उनकी सेल पे। और अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, मैं टोयोटा इंडस के फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहा था, तो वो 5 मिलियन जो है ना वो रुपीज इन टर्म में थे, जो कि सितंबर 2021 का था। और उसके जो है एबिटा, जिसको आप बोलते हैं अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस, ये वो है। और टैक्सेस काट के भी वो पिछले साल को अगर आप 2020 के सितंबर से उसको कंपेयर करेंगे तो 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट था। सिमिलरली बाकी भी जो कंपनियों अगर आप देखें, तो अगर किसी का प्रॉफिट जो उन्होंने लगाया है, अभी सुपर टैक्स लगाया है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो सकती है बाय 1%, बट मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्राइस इंक्रीज की रीजन बनती है। हैविंग सेड दैट, मुझे इस तरीके से इख्तलाफ जरूर है कि आज सुपर लगाया है, कल सुपर डुपर लगा देंगे, कल सुपर से ऊपर लगा देंगे, तो ये इंडस्ट्री के लिए वैसे गलत होता है कि आपके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती। बट गाड़ियों की प्राइसेस मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जा सकती हैं। यानी किसी कैटेगरी की गाड़ी में इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियां तो ऑलरेडी बंद हैं, अभी आजकल नहीं आ रही हैं।
देखिए इंपोर्टेड बंद है, लोकल कंपनियां अगर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज हैं, दे मेक मिलियंस ऑफ रुपीज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर अगर 1% कम हो जाएगा तो उस लिहाज से तो टैक्सेशन के लिहाज से वही स्टेप है गवर्नमेंट का कि टैक्सिंग द रिच पीपल और द कंपनीज हु आर मेकिंग मनी। बट वो ये कह रहा हूँ कि अगर वो बजट के साथ बता दें या पहले से बता दें वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ओवरनाइट जो है डिसाइड करें कि आज सुपर लगाना है, कल सुपर से भी ऊपर लगाना है। वो इस तरह की जो होते हैं ना मैयस, वो वैसे जनरली बिजनेस फ्रेंडली नहीं समझे जाते। हमारे साहब बाद लोगों का ख्याल है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उन पर बैन लगने से रेवेन्यू हमारा कम हुआ है, बिज़नेस के मौके कम हुए हैं, गाड़ियों की कीमतें ऊपर गई हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? सर अभी तो देखें हमारी जो सूरत हाल है मुल्क की, अगर हम हकीकत की बात करें, इंपोर्टेड गाड़ी छोड़े, जो लोकल गाड़ी है उसकी जो CKD किट्स जिसको बोलते हैं, जो कि गाड़ी बनाने के लिए आती हैं, उनकी LC नहीं खुल रही तकरीबन। माल उनका लोगों का पोर्ट पे पड़ा हुआ है तमाम कंपनियों का, और लोगों ने प्रोडक्शन भी रोकी हुई है और इसी वजह से लोगों को डिलेज का भी शिकार है, बिकॉज हमारे पास डॉलर नहीं है देने को। तो एज अ नेशन हमें ये डिसाइड करना है हमारी प्रायोरिटी इंपोर्टेड गाड़ी है या अपने मुल्क की इकोनॉमी है या हमने अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन करना है। तो इंपोर्टेड गाड़ी को तो दूर दूर तक कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा। लोकल गाड़ियों के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स न्यूज के CKD जो किट है उनकी भी LC नहीं खोली जा रही है, और तमाम कंपनियां, किसी एक नहीं, सबका सामान जो है वो बोर्ड पे रुका हुआ है। और अभी मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि जल्दी को इसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी सूरत हाल में। मानी साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मानी साहब बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है किसी इंडस्ट्री की, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस सुपर टैक्स का ज़्यादा शोर जो मचाया जा रहा है कि शायद इससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। देखिए, आपसे अभी चंद मिनट पहले यही बात मैं कर रहा था कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में जो हमारा ग्रोथ रेट है थोड़ा सा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इससे एतमाद का बहरान पैदा हो रहा है, ये सही तरीका नहीं है टैक्सेशन का इस तरह की कैफियत में करना। और वही चीज़ आपके मेहमान साहब कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है कि अगस्त से अब तक 11 महीने में हमारे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, वो 20 अरब डॉलर से कम होकर 8.2 अरब डॉलर तक रह गए। तो आपके पास पैसा कहाँ है? आपके पास तो पैसा ही नहीं है कि इंपोर्टेड अशिया को इस किस्म की करें। दूसरा ये कि पेट्रोल की कंजम्पशन का भी मसला है। तो लेकिन बैंक्स जो हैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए बेतहाशा कर्जे दे रहे हैं कि जनाब आप गाड़ियाँ खरीद लें। तो ये जो गठजोड़ है हमारे, ये इसको तोड़ना होगा। क्यों? ये हमारी प्रायोरिटी क्यों है गाड़ियों की? हमारी प्रायोरिटी तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो ये जो अशराफिया की मईशत बन गई है, और जैसे मैंने बताया ना कि सारा खेल ये हो रहेगा कि मुल्क की मईशत को अगर नुकसान पहुंच जाए, मेरे सियासी मफादात और मेरा पैसा, लस्ट फॉर मनी और लस्ट फॉर पावर पर सारा खेल चल रहा है। अब मैंने जो बताया 20 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर पर हमारा आ गया। अब आप ये देखिए कि अगर हमारा ग्रोथ रेट 4% इस साल रहने वाला है था, अगर ये 4.25% हो जाता है और महंगाई बढ़ती है जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि महंगाई बढ़ती है और एतमाद का बुरान भी पैदा होता है, तो फिर सवाल सिर्फ ये पैदा होगा कि अभी हमारे मसले बहुत सारे हैं जो महंगाई डिटरमिन करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 182 से 212 पे चला गया था। और हमारा रुपया जो है जिस दिन इमरान साहब की हुकूमत बरतरफ हुई थी वो 182 रुपये था, अब 212, यानी 30 रुपये। ये तारीखी चीज़ हुई है, इसमें सट्टेबाजी भी है, आर्टिफिशियलिटी भी है। तो क्या IMF हमें इजाज़त देगा कि हम इसको अपनी हकीकी सतह पर ले आएँ? हकीकी सतह होगी 182 से 185। लेकिन IMF ये कहते हैं हम स्टेट बैंक से मामला तय करेंगे। और स्टेट बैंक में उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है, पहले गवर्नर साहब थे, वो रिटायर हो गए, वो अपने एक असिस्टेंट को लाए थे। ये हुकूमत अभी तक उनके ऊपर इसरार कर रही है, पता नहीं वो दबाव तो नहीं है कि इन्हीं को 5 साल और रख दें। तो ये तो हमारी बात सुनेंगे नहीं वजारत ख़जाना की। तो अगर 185 से ऊपर जितने भी रेट होगा वो मईशत के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन फैसला IMF ने करना है और जो हमारे डिप्टी गवर्नर है जिनको शायद अभी तक वो गवर्नर बना के रखना है। तो इन सारों का तो खेल तो चल रहा है ना। मैंने जैसे आपसे बताया कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो था, मैंने कोई 2 दर्जन दफ़े लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है कि इसका बयानिया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। अब 14 साल के बाद न्यू ग्रेट गेम के पर हम आ गए। ये 14 साल में वो हमने सफ़र तय कर लिया। क्यों तय किया? कि 2021 में हमारी जो टीम थी खजाना की या खारजा की, वही थी जो कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की टीम थी। तो ये क्या सब इत्तेफाक था कि ये सब हमारे फैसले थे? क्या जो मईशत में बुरान है हमारा फैसला है? क्या 2 महीने इस हुकूमत ने लगा दिए IMF के साथ मामला तय करने में? क्या ये हमारा फैसला था कि आप 2 महीने तय ना करें? एक बात मैं आपको कंक्लूडिंग इसमें बता दूं कि देखिए, आप अभी कहा गया कि ये IMF का बजट है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि IMF से आपके मुज़ाकरात हो चुके थे। आपने कहा 580 अरब रुपये सूबे फाजिल देंगे,
तो पंजाब ने भी नहीं दिया जहां आपकी हुकूमत है, कई सौ अरब का झटका लग गया, तो IMF ये नहीं कहेगा कि भाई ये कैसे पूरा होगा। ठीक है। दूसरा ये था कि एक फिगर मैं दे रहा हूँ, 9,000 अरब रुपए का रेवेन्यू का हदफ है इसमें बजट के अंदर, उसमें से जो है वो 4,100 अरब रुपए सूबों को चला गया। अब आपके पास बचते 4,900 अरब और दफा सूद में चाहिए 5,000 अरब। तो वो ये कह रहा है IMF कि भाई ये चलेगा कैसे, आपका मुल्क कैसे चलेगा। तो ये बजट बनाते वक्त आपको एहसास नहीं था कि IMF इसकी स्क्रूटनी करेगा। तो जानबूझ के जो ये गलतियां रखी गई उसका मतलब यही था कि ये डिले होता रहे, रुपए की कदर गिरती रहे और मुख्तलिफ लोगों को फायदा पहुंचे और हमारा खेल। जी जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो स्टॉक मार्केट सुपर क्रैश कर गई, ये हुई क्रैश या कराई गई? ये कोई अहमियत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 दिन में आप देखेंगे ये वापस आ जाएगी। ये खेल चलता है पाकिस्तान में, चलता रहता है, ना आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक है ना इसका मईशत से ताल्लुक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि विद इन फ्यू डेज ये वापस आ जाएगी। तो ये खेल है, चल रहा है। बहुत चंद लोग हैं इसमें फैसला करते हैं, चंद दर्जन। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे मईशत की फिक्र है, मुझे डॉलर की कदर की फिक्र है, मुझे महंगाई की फिक्र है, मुझे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की फिक्र है, मुझे इन चीज़ों की फिक्र है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी सलामती को क्या होगा। क्या कौमी सलामती कमेटी जो पाकिस्तान की है उसको ये एहसास है कि ये सब रुपए की कदर किस तरह गिराई गई। 60 रुपया अगर ये गिर गया है, मुख्तसर अरसे में रिजर्व गिर गए हैं, महंगाई जनवरी इसमें 5.7 थी, अब ये यहाँ पर आ गई खित्ते में सबसे ज़्यादा। तो अब खेल तो ये हो रहा है कि ये चीज़ें जो है ये हमें कहाँ लेके जा रही हैं। ये एतमाद का जो बुरान है, आवाम की जो तकालीफ है, इससे सलामती को जो खतरा होगा तो क्या हमारी कैसे निपटेंगे। बिल्कुल सुनील माहिर साहब, अगर जो जिस तरीके से हमारे यहाँ मोनोपोली है लोकल गाड़ियों की, इंपोर्टेड गाड़ियाँ बंद होती हैं, तो क्या गाड़ियों की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनकी क्वालिटी फिर उनकी कीमत पे असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता नसरुल्लाह साहब। रीजन ये है कि अगर आप बात करें आज से तकरीबन 10 साल पहले की, तो हमारे पास 3 कंपनियां थी, आज हमारे पास 13 कंपनियां हैं और कंपटीशन भी है। हमने देखा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे गाड़ियों के अंदर आपको सीट बेल्ट और लेफ्ट का जो रियर व्यू मिरर है वो भी एज ऑप्शन दिया जाता था जब। और आज अगर आप देखें तो हर गाड़ी पैनोरामिक रूफ, देयर इज नो कार व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस जून जिसमें एयरबैग ना हो और सनरूफ और दुनिया जहान की ऑप्शन है। तो आई थिंक कंपटीशन मेक्स थिंग्स बेटर। बट जो जहांगीर साहब ने बोला, मुझे सबसे ज्यादा बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, बेशक वो ऑटो रिलेटेड हो, बेशक वो फाइनेंसिंग रिलेटेड हो, बेशक वो टैक्सेशन रिलेटेड हो, इट हैज टू बी अ सिंगल यूनिफाइड पॉलिसी एंड यू हैव टू स्टैंड बाय इट। हमारे यहाँ होता ये है कि हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक नई पॉलिसी आती है। जैसे आपने बताया इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर बैन, आपको याद होगा पिछले साल जब जून में नई ऑटो पॉलिसी आई थी तो उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यहाँ पे रेल पेल कर देंगे। 3 महीने बाद पता लगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। फिर 1 महीने बाद स्टेट बैंक को याद आया कि हमने पूर्तईश अशिया पे पैसा नहीं खर्चना, उन्होंने लीजिंग को मुश्किल बना दिया। अब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने पेट्रोल का रेट पहले बढ़ाया नहीं और बाद में डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भी बैन लगा दिया। कल तक दुकानें रात को 9 बजे खोलना हलाल था, आज हराम है। कल को संडे को कारोबार करना हलाल था, आज हराम है। तो ये जो इस तरह के जो कहते हैं ना पॉलिसी के अंदर डिस्कनेक्ट होता है और बार बार आप चीजों को चेंज करते हैं, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर फर्ज करें कोई मुल्क से बाहर बैठा है और वो पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता है तो वो कहेगा यार ये तो भी डिसाइड नहीं कर चुक रहे, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो दे विल शाई अवे फ्रॉम इट। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील माहिर साहब। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कोई नई शराइत ना आ गई तो IMF के साथ हमारे जो है वो मामला तय पा जाएंगे? देखिए बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 मरतबा बढ़ाई। जब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जा रहे थे अपने मुज़ाकरात के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं फ़ैसला करा के ही वापस आऊँगा। तो डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे इनकी सलाहियतों पर शुबा है। दूसरे जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए हैं, तो रोज़ ये कहते हैं 1-2 रोज़ में ये हो जाएगा। बजट से पहले उन्होंने कहा था कि ये बजट आएगा तो मामला तय हो जाएगा। मेरे ख्याल से उनके पास क्लैरिटी नहीं है, तजर्बा नहीं है। IMF हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि हम IMF को मौका दे रहे हैं। एक तो हमारी ना तजर्बेकारी हो गई, लेकिन जिस वक्त आप सुबह शाम ये कहेंगे हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, तो IMF ही सोचता है कि ये प्रोग्राम तो मेरा सितंबर 2022 तक चलना है। अगर हमारे इमरान खान साहब कहते हैं बजट के बाद गिरा देंगे, तो वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब ने तो जो मायदा खुद किया था तहरीरी, वो उन्होंने तोड़ दिया। तो अगर ये हुकूमत बदल गई तो हमारा क्या होगा। तो वो थोड़ी सी तसल्ली भी ये चाहते थे कि कम से कम उनको ये यकीन हो जाए कि ये कम से कम सितंबर तक तो ये हुकूमत रहेगी। ये भी बड़ा मसला है। दूसरे कि जो ये बातें तय करके आते हैं, मेरा ख्याल है इनको क्लैरिटी नहीं होती हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को, इसीलिए आप एक साथ में ये बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा।
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब शायद चूँकि अमेरिका से सिफारिश भी हो गई है और तो ऐसा इम्कान नज़र आता है कि शायद अब वो अपने बोर्ड को कहेंगे कि आप इनकी किस्त मंजूर कर लें और शायद 2 लाइन का बयान भी जारी कर दें शायद कि हम जो है वो मामला तय हो चुके हैं। इसी बुनियाद पर चीन ने हमको 2.3 अरब डॉलर दे दिए हैं, क्योंकि चीन ये कहता था कि जब ठीक तक है। IMF से नहीं होगा हम हरी झंडी दिखा देंगे। तो हम एतमाद का जो बुहरान पैदा कर रहे हैं खुद, और हमने ये ठीक है। बुहरान जो माफी है हमने खुद पैदा किया है, बिल्कुल हमारा अपना पैदा करता है, उसकी वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं। फिर हमने बजट गलत बताया बनाया, जो मैंने आपको 2 फिगर्स दे दी। बिल्कुल तो ठीक इन है। सब चीज़ों की वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। तो ठीक इनको ठीक करने के लिए ठीक हमें है। अपना अपना घर ठीक करना होगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं FPCCI के। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा हमें वक्त देने का। ये बताइएगा कि सुपर टैक्स के असरात होंगे कोई बिज़नेस कम्युनिटी पर, या बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लेके ये सुपर टैक्स का नफाज किया गया है? देखिए जी, बिजनेस कम्युनिटी से तो कोई एतमाद में लिया नहीं है। अब मसला ये है कि हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है, तो वो जितने पैसे मुल्क के अंदर से हासिल कर सकती है तो ज़रूर करेगी। और अगर इस नए सुपर टैक्स से जो है सनदों पे काफ़ी बोझ पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि हमारे बोझ हम खुद ही उठाएंगे ना, तो गैर मुल्की थोड़ी उठाएगा। उनको हमारे से क्या ताल्लुक है? जो लोग इस मुल्क में पैसे कमा रहे हैं उनका काम है कि मुल्क के बुरे हालात में वो टैक्स अदा करें। अगरचे वो पहले से 29% टैक्स दे रहे हैं और आज का 10% टैक्स लगाने से काफ़ी टैक्स बढ़ जाता है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा जो है कुछ ना कुछ जो भी साहिब हैसियत लोग हैं जिनके पास आमदनी है, उनको ये इजाफी टैक्स एक दफ़ा के लिए बर्दाश्त करना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जो लोग अशराफी या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और जो नेट में भी नहीं है, उनको भी पकड़ा जाए। ठीक है। उनको पकड़ना बहुत आसान है। जितनी बड़ी गाड़ियां हैं पहले तो उनको सब की लिस्ट बनाएं और उनको देखें कि टैक्स कितना देते हैं। इस आदमी ने 5 करोड़ की गाड़ी रखी है, तो कोई उसके हिसाब से टैक्स भी देता है या नहीं देता, या नेट में ही नहीं है। और जो ऐसी बड़ी गाड़ी वाला नेट में नहीं है, उसको पकड़ के उसका जितना टैक्स बनता है वो उससे जो है वसूल किया जाए। ज़ुबैर साहब, हमारा टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा है। बाद ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल जो है उनकी ना बिलिंग होती है, ना थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें जिनमें लोग बैठे हुए हैं, रोज़ाना के करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, लेकिन किसी टैक्स नेट के अंदर नहीं है। असल में मसला ये है कि जहाँ पाकिस्तान में जो भी ग्रुप अफराद या तिजारती इदारे हैं, वो इतने ताकतवर बन गए हैं, वो हुकूमत को भी कुछ नहीं करने देते। वो हुकूमत की, उनको पता है कि टैक्स चोरी कर रहे हैं, उसके बावजूद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके ऊपर ज्यादा टैक्स बनता है वो छोटा ताजिर बन के, और इस चक्कर में होता है कि फिक्स टैक्स दे के जान छुड़ाए। और अब ये FBR का काम है कि उन लोगों को देखें, उनकी जगहें जाके देखें जहाँ बड़े बड़े घर हैं, उनको जाके देखें कि भाई ये टैक्स नेट में है या नहीं है। अगर नेट में नहीं है तो उनको पकड़ें। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि एक ज़राअत को उन्होंने ऐसा बना दिया है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा ज़राअत पे टैक्स? जो लोग करोड़ों हैं और ज़राअत की आमदनी है, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत का काम है कि ये जो है उसको, उन लोगों को जो ज़रूरी आमदनी वाले हैं टैक्स नहीं देते, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। और इसी तरह से जो ताजिर और सनतकार टैक्स नहीं देते, उनसे भी टैक्स वसूल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो ज़ुबैर साहब भी बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सुपर टैक्स में शामिल क्यों नहीं है? ये पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने एक मुहिब वतन बिज़नेस लीडर की हैसियत से बिल्कुल सही बात की है, और उन्होंने गाड़ियों की और प्रॉपर्टी की जो बात की है, मैं वही बात कर रहा था। वो लिस्ट है हुकूमत के पास, बिल्कुल मौजूद है, FBR के पास भी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस पर अमल दरामद करना है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी को ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब जो ज़राअत का मसला है वो ये है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वफाक का इसमें ताल्लुक़ नहीं है, और सूबों ने जो कानून बनाए हैं वो ऐसे हैं कि वो इस पर मौसर तौर से टैक्स लगाने के लिए कानूनन तैयार नहीं है। और उनका कहना ये है कि जो हुकूमत ये कोशिश करेगी हम उसको गिरा देंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहते हैं वो लोग। और यही प्रॉपर्टी के लोग कहते हैं कि जो वैल्यूएशन आप मार्केट पर लेकर आएंगे,
नख पर लेके आएंगे। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में फ़रोख्त हो रही है, तो ये जो कई हज़ार अरब का काला धन प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर वाले ने टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन और कौन टैक्स दे रहा है आपका, ये भी तो आप देखिए ना। जब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं देने का मतलब यही है कि 5,000 अरब रुपया चोरी हो रहा है। हुकूमत के पास विल नहीं है, क्योंकि हुकूमत को अशराफिया का ताउन चाहिए, और मुल्की अशराफिया का और बैरूनी अशराफिया का। तो जब तक वो कानून साजी नहीं करेंगे तो FBR भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा किरदार अदा नहीं कर सकेगा। IMF को रोक दिया जाता है कि आप इन लोगों पर हाथ मत डालें, और ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो अगर आप जैसे ये प्रोग्राम करते हैं, आवाम को ये बेदारी होती है, आवाम को अगर ये बात समझ में आ गई, तो जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी के लिए निकले थे, अपने लिए भी निकले, लेकिन वो नहीं निकल रहे। तो वो नहीं निकल रहे तो हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर अगले IMF प्रोग्राम में जाएंगे, 22 दफ़े हम जा चुके हैं, उनकी शराइत मान रहे हैं, हर दफ़े नई शराइत उनकी आती चली जा रही हैं, जिससे सलामती के लिए ख़तरा होता है। तो अगर हम ये होश के नाखून नहीं लेते, तो जिन्होंने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर ली है, उनके लिए भी ख़तरात बढ़ेंगे। लेकिन सियासतदान जो खेल कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा आम बात बता दूं कि शौकत तरीन साहब ने ये कहा था 2021 में कि तहरीक, जब इसको 2.5 साल हो गए थे इस हुकूमत को, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कोई सिमत नहीं है। उन्होंने उसको वज़ीर ख़जाना बना दिया। उसके फ़ौरन बाद, उसके बाद जब ये हुकूमत चली गई, तो उन्होंने इमरान खान की वो एक चार्जशीट इशू कर दी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के ये था 10 नुकाती हिकमत अमली इलेक्शन से पहले, जिसमें कहा था कि हर किस्म की हिकमत अमली हमारे पास है, कर्जे कैसे कम करेंगे, मईशत कैसे बहाल करेंगे, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस कैसे ठीक करेंगे, पूरी हिकमत अमली का खाका है। तो शौकत तरीन ने हुकूमत के जाने के 3 दिन के बाद कहा कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली सिरे से ही मौजूद नहीं थी, यानी तमाम दावे जो थे वो झूठ पर मबनी थे। तो ये झूठ, फरेब, मईशत के साथ खिलवाड़, ये चीज़ें, अशराफिया की मईशत, मुल्की अशराफिया, बैरूनी अशराफिया, ये गठजोड़ हम तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से ये तबाही और ये बर्बादी आ रही है। आप बेदारी करेंगे तो पाकिस्तान और इसमें मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेगा, लीड लेगा, तब ये होगा। वरना ये सिलसिला, मैं तो देख रहा हूँ कि 22 प्रोग्राम हो चुके हैं, ये चलते रहेंगे खुदा न खास्ता, और हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आगे चलकर। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, लेकिन इसके साथ साथ अब आवाज़ें उठ रही हैं कि इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो होते या वो पाकिस्तान में वापस आते, तो शायद इस किस्म के फ़ैसले होते कि जिसके नतीजे में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को भी रोका जा सकता और मईशत के हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए जा सकते। मिफ्ताह इस्माइल साहब कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें उठें कि इसहाक डार साहब वापस आएँ, मुल्क की मईशत को संभालें, तो मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए भी अहम फैसले करने का वक्त है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।